विकास के इस क्रम में एक और जहां लड़कियां घर से निकल करके स्कूल, कॉलेज और दफ्तर तक पहुंची, उनके साथ कई सारे हादसे भी होते रहे, घटनाएं, दुर्घटनाएं, और उनको नीचा दिखलाने की कोशिश, कई विभत्स घटनाएं भी होती रहीं। इसी दुनिया में, इसलिए कि जिस दुनिया में हम हैं वहां झूठ के साथ सत्य है, सत्य के साथ झूठ है, दोनों आपस में है, और ये तराजू का कभी अप डाउन कभी ज्यादा हो जाता है, और ये ज्यादा हो रहा है। सरकारों ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए और उसका लगातार आकलन करने के लिए केंद्र में और राज्यों में महिला आयोग के गठन किए। महिला आयोग का काम ही यही है कि इन सब चीजों को देखना, समझना और त्वरित न्याय दिलाने की कोशिश करना। संजोग से आज हमारे साथ ममता कुमारी हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ है डॉक्टर नसरीन जमाल, जो ICRW से जुड़ी हुई हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है मीनाक्षी, और ये झारखंड जीविका, क्या है आपका? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, लाइवलीहुड प्रमोशन जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर मयूरी भट्टाचार्य, ये डॉक्टर हैं आंखों की। तो इन सबके साथ मिलकर के हम बात करेंगे। यह जो दुनिया बदली है, इस दुनिया बदलने में जो सकारात्मक पहलू है, उसके साथ साथ जो नकारात्मक पहलू है, वो कहाँ से ये चीजें चली आती हैं कि हम जिस समाज में दुर्गा को शक्ति के लिए पूजते हैं, लक्ष्मी को धन के लिए पूजते हैं, सरस्वती को ज्ञान के लिए पूजते हैं, तीनों के बगैर कुछ है ही नहीं। उसी समाज में इसी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के साथ जो हमारा व्यवहार होता है, वो क्यों और कैसे हो जाता है? कुछ मनोवैज्ञानिक सवाल, कुछ समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर आइए हम बात करते हैं। आप सबका स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। आप ही से मैं आरंभ करूं। ममता जी, ये जो महिला आयोग है आप बनी, तो आप जो देख रही हैं अपने महिला आयोग के सदस्य बनने के बाद, इसके पहले भी चूंकि आपका समाज कर रहा है लंबे समय, 30 सालों से लगभग सामाजिक काम से जुड़ी हुई हैं, आप ये बताइए, ये दुनिया बदलने में जो सारी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे आप क्या मानती हैं? देखिए, जहाँ तक आदि आबादी और सृष्टि की रचना लक्ष्मी, सरस्वती और सभी के उपाधि देते हुए आपने जो बताया, ये सारी बातों के बावजूद भी महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो पाने के लिए महिला आयोग निरंतर, महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ, और तब से निरंतर महिलाओं के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, समाज में समानता के दर्जे पर उनको कोई शोषण ना करे, उनका कोई हरासमेंट ना करे, इस हेतु महिला आयोग उनके लिए, उनकी कानूनी लड़ाई के लिए और हाशिए पे पड़ी हुई महिलाओं को आगे लाने के लिए तत्पर है। मैं अभी 10 मार्च से ही महिला आयोग का सदस्य हुई हूं, लेकिन इतने कम दिनों में जो मैं समझ पाई हूं कि नित्य दिन 500 से 700 केसेस पूरे देश से, विदेश से महिलाओं के उत्पीड़न का, उसके सेक्सुअल हरासमेंट का, उसके शोषण का भिन्न भिन्न राज्यों से आता रहा है। और ये आयोग में आना ये बताता है कि महिलाएं संघर्ष कर रही है, जागरूक हुई है और अपने अधिकार को, अपने संविधान को पहचानने लगी है। डॉक्टर नसरीन, आप लंबे समय से महिलाओं के बीच, बल्कि किशोरियों को आगे ले जाने और लड़कियों को आगे ले जाने की, आप क्या फील करती है? ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में ये सारी चीजें जो आ जाती हैं एक्सप्लॉयटेशन का, या इस कारण से स्कूल ड्रॉप करा देना कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है, अब वहां पढ़ेगी तो कहीं भाग जाएगी, क्या करेगी नहीं करेगी, यह मानसिकता नहीं बदल रही है। और ये आधी आबादी जिनमें टैलेंट है, वो टैलेंट घर में जाकर के चूल्हे में खत्म हो जा रहा है।
आप जो काम कर रही हैं उस काम के रिजल्ट क्या है? बिल्कुल सही। बेशक बदलाव तो हुआ है, ये हम सब भी मानते हैं, लेकिन बदलाव के पीछे की जो सोच है वो बहुत अलग तरीके की सोच है। हम ये हमेशा से सोचते आए हैं कि लड़कियां जो हैं वो घर के अंदर के ही कामों को करें और बाहर के कामों को लड़के करें। इसी नजरिए से बदलाव आगे बढ़ता रहा है। स्कूटी भी मिली है, पढ़ाई में भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक जो सोच है कि लड़की उतना ही पढ़े कि उसकी शादी हो जाए, तो उसे बदलने की जरूरत है। एक गैर बराबरी जो समाज में अभी तक है, कि ये बदलाव हुआ है बड़ी तेजी से। मैक्सिमम घरों में जो घर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो चाहता है लड़कियां पढ़े और पढ़ के जॉब में जाएं। क्या? बिल्कुल, वो बदलाव हुआ है और लड़कियां पढ़ भी रही हैं, जॉब में भी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों पे एक कहेंगे कि एक दोहरी जो ये है, बाहर भी संभालना, घर भी संभालना, बराबरी कहते हैं ना कि हाँ एक जेंडर वाला भाव, या जो आदमी है उन्हें भी वो बदलाव अपनी सोच में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर वो घर में है तो साथ मिलके काम करें, सहयोग करें और एक नजरिया, हमारी सोच और नजरिए में बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है। और ये भी एक है कि हाँ, हम लड़कियां बाहर भी पढ़ रही हैं, साथ ही साथ बाहर के साथ साथ वो अकेले भी बाहर भी जा रही हैं, लेकिन हमेशा एक होता है कि लड़कियां अकेले हैं तो हम कैसे उसको उस नजर से देखना शुरू करते हैं। हम उनको एक सुरक्षा वाली भाव ना देते हुए हम अलग नजरिए से देखते हैं। इन सारी चीजों पे हमें लगता है कि और भी बात करना बहुत जरूरी है। सिर्फ महिलाओं के साथ बात करना नहीं, उन लड़कों के साथ, उन पुरुषों के साथ जो इस बदलाव की धारा में और आगे बढ़ पाए। हम आपसे अगले राउंड में बात करेंगे कि स्कूल कॉलेज जो हैं और ऑफिसेज जो हैं उनके माहौल में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, जिसकी संभावना पूरी है। तो वहां से अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो समाज में जो गैर बराबरी हो, गैर बराबरी थोड़ी बेहतर ढंग से खत्म होगी, थोड़ी जल्द खत्म होगी। मीनाक्षी जी, आप तो एक जगह से दूसरी जगह गई हैं, जीविका वो मिशन से जुड़ी हुई हैं, तो ये जो SHG समूह है या इससे जो रोजगार देने की बात करी है, वहां जो बेरोजगारी है, तो आप लोगों के जुड़ने से या इसके पहले गैर सरकारी संगठनों द्वारा ही ये बनाया, स्व सहायता समूह बनाए गए थे जो आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिए फाइनली, तो JSPL के आने से क्या फर्क पड़ा? और महिलाओं के उत्थान में, जैसे कि सब्जी तो पहले भी बेचती थी, ये क्या नाम है, छोटे मोटे दुकान लगाती थी, अब ये बदलाव जो है किस तरह का बदलाव है और परिवार में, पंचायत में उनका वर्चस्व क्या है? वह भी तब जबकि झारखंड में लगभग 65% लगभग पंचायती राज व्यवस्था में उनकी भागीदारी है। सर, आपने बहुत सही पूछा, बिकॉज आज जैसे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग जो राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्य को आगे लेके बढ़ा रही है, जिसमें कि प्रत्येक गांव की जो महिला है, जो हर घर से एक महिला जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ रही है, सखी मंडल बनाया गया है। और आज के उस समय मतलब जब आजीविका मिशन झारखंड में 2013 से कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा है, और उसके पहले महिलाएं, जैसे आपने कहा सर, कि छोटे छोटे बिजनेस कर रही थी या कुछ छोटे छोटे आजीविका के साधनों और संसाधनों से खुद के ये पे जुड़ी हुई थी, लेकिन झारखंड स्टेट ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन का जो रिजल्ट है, उसके हिसाब से आज करीब हमारी जो रीच है वो गांव में हर घर तक पहुंच चुकी है। आज कहें तो आज हम लोग करीब 33 लाख से ऊपर परिवारों के बीच में जाके जुड़ चुके हैं, और आज करीब 23 लाख से ऊपर महिलाएं जो हैं वो सखी मंडल से जुड़ी हुई है। सखी मंडल कहें तो मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी सर कि गांव में जो एक गांव अगर आप देखें 250 घर का गांव है, और उस गांव में हर घर की एक महिला को आप बाहर करें, जो कि गांव से उस महिला का बाहर आना अपने आप में ही एक कठिन कार्य है। घर के परिवेश में रहना, अपने बच्चों और घर परिवार के बीच में रहना, और उसके बाद वो महिला जब कदम बाहर रखती है तो उसको कितनी सारी परेशानियों को झेलना होता है, सास ससुर पति और कई सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको शायद घर के मुख्य द्वार से बाहर आने के लिए रोकती हैं।
जिम्मेदारियां उनको रोकती हैं और फिर वो उस लेवल पे अपना आत्मविश्वास बढ़ा नहीं पाती। झारखंड में जो हमने स्व सहायता समूह के कई बैठकों में देखा है वो अपने आप में अद्भुत लगा मुझे। बिल्कुल कि जो महिलाएं कंप्लीट इलिटरेट हैं वो कोषाध्यक्ष का काम कर रही हैं और जुबान पर आंकड़े हैं, आंकड़े कहाँ से कितना पैसा और कितना खर्च हुआ। 13 से लेके अभी 23 तक मैं बता रही हूँ, 10 साल में आज अब गांव की महिलाओं से मिलेंगे तो जो बदलाव आप देखेंगे वो रियली आपने जैसे कहा कि बिल्कुल अद्भुत है। और आप महिलाएं आज वोकल हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, सशक्त हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो हर कार्य कर रही हैं जो आज हम और आप कहते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं। तो हम अपने नजरिए से अगर ग्रामीण आजीविका की नजर से देखते हैं तो ये बदलाव काफी है। नहीं, इसमें दो चीज है। एक तो जो NFHS का सर्वे पुराना है उसमें है कि महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में ग्राम सभा और पंचायत के निर्णयों में कोई भागीदारी नहीं है। नहीं सर, अभी तो अभी तो सखी मंडल की भागीदारी हमारी सखी मंडल की महिलाएं ही कई गांव पंचायत में मुखिया के पद को संभाल रही हैं और मुख्य धारा से वो जुड़ता हुआ बदलाव आप क्षेत्रीय स्तर पर जाके देख भी सकते हैं। और आज ये बदलाव ही हमें कहने के लिए कह पा रही हूं मैं कि ये बिकॉज ऑफ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रमों की वजह से हुआ है। और ये आजीविका से जुड़कर उनमें ही इतना आत्मविश्वास आया है कि वो बाहर आ रही हैं, खुद में बदलाव कर रही हैं और अपने साथ अपनी जो सखी जो उनकी हैं गांव की महिलाएं उनको भी बाहर लाने में सफल हैं। और वो सब मिल के सर आज सखी मंडल ही नहीं है, गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ग्राम संगठन उनके द्वारा संचालित है, उनके द्वारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन संचालित हो रहा है। और सच पूछे तो वो लोग आजीविका के ये में उत्पादक समूह बनाकर कई बेहतर रोजगार में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। थोड़ा सा आपके श्रेय को हम कम करते हैं, आप सारा श्रेय अपने अकेले ले रही हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। गैर सरकारी संगठनों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, ममता से लेकर नसरीन जी तक यहाँ पर हैं, जिन्होंने महिलाओं को सचमुच महिलाओं के बीच में काम करके इस स्थिति में पहुंचाया कि श्रेय अब आपको जाएगा। नहीं लड़े सिपाही नाम कप्तान का तो कप्तान आपने तो अब सर मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगी सर मैं आपको इसमें जरूर रोकना चाहूंगी कि पहले भी गैर सरकारी संगठन जो थे वो समूह बना रहे थे। लेकिन सर वो जो समूह बन रहा था आप SGSY के समय देखिए उस वक्त से लेकर के जितने भी स्कीम्स आती गई वो सिर्फ था कि सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, ठीक है। और महिलाओं देखिए हम तो बता रहे हैं जहां हम गए हैं उसका अनुभव बता रहे हैं कि वहां महिलाओं में वो जो बता रहे हैं JSPL का हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उस समय जब NGO काम करते थे, बाद में आप लोगों ने लिया। डॉक्टर मयूरी आपकी तरफ आ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई से लेकर के और नौकरी करने तक, अब नौकरी से विदा होने तक में आपने कितनी बराबरी की ये अपने भरोसा की बराबरी चल रही है समाज में, आपने देखा परखा, या लगा कि कहीं सिर्फ इस नाते हमको कमजोर समझा जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है और हमारा जो टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से कोई जगह नहीं मिल रही? नहीं, चेंजेस तो बहुत आए हैं, ये तो हम तो पॉजिटिव वाला ही ज्यादा बोलेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में जब हम लोग घुसे थे तो 150 स्टूडेंट में हमारे कॉलेज में 25 स्टूडेंट्स ओनली गर्ल्स होती थी। आज के दिन में नीट में देखिए 50% से ज्यादा फीमेल्स घुस रही हैं, मतलब कि पढ़ाई उतनी कर रही है, मेहनत कर रही है और लेवल फील्ड जहां पे मिल रहा है लड़के ले रही हैं सीट्स। ऐसा नहीं है, पहले जो भी कारण होता था फीमेल्स को उतना नहीं मिलता था, जो भी कारण हो। बट अभी आज के दिन में वो बिल्कुल नहीं है कि फीमेल है कि मेल है, जो अच्छा कर रहा है वो मेडिकल पढ़ रहा है। मैं अभी जो हॉस्पिटल में हूँ उसमें शुरुआत में लेडी डॉक्टर्स थोड़ा कम ही रहते थे, लेडी, और अभी 50% से ज्यादा डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स है, मतलब फीमेल्स लोग डोमिनेट कर रही हैं, हमको तो ये बोलना पड़ेगा ही। खाली वो नहीं, पूरा जो मेडिकल फ्रैटर्निटी चला रही है नर्सेज लोग, कोविड टाइम में आप देखे हैं नर्सेज पूरा टीम माने क्या बोले 90% फीमेल्स है, ब्रदर्स भी हैं, लेकिन तो ये फीमेल टीम जो है इन लोग को पूरा एकदम क्या बोले खुले आसमान में उन लोग, मतलब उन लोग को अपॉर्चुनिटीज है, उन लोग इतना सशक्त हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन लोग से हम लोग बहुत सीखते हैं। केवल वो नहीं, सफाई कर्मचारी, एक मेडिकल आप जहां समझ रहे हैं इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें फीमेलों का भूमिका माने बहुत ज्यादा है।
खाली मेल से वो नहीं तो हम हो ही ये नहीं मान लें सकता। गैर बराबरी दूर हो गई अभी हाँ गैर बराबरी दूर हो गई, अब महिलाएं समान हाँ, हो गई। कुछ क्षेत्र में तो हम लोग को मानना भी पड़ेगा ये बात हम लोग, गैर बराबरी लेकिन से धीरे धीरे क्या बल बढ़ अब गैर बराबरी मतलब जो है ना, मतलब जो डिफ्रेंसिएशन है वो माइंड में अभी है, अभी भी वो चीज निकालना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल वाला निकालना पड़ेगा। हाँ, कुछ अंधविश्वास ये सब निकालना पड़ेगा जो अभी भी फीमेल्स हम खाली अच्छा ही नहीं बोलेंगे, फीमेल्स खुद भी कुछ जगह पे अपना अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कुछ करती हैं जो हम लोग को और मतलब इंडिपेंडेंट होके वो सब ओवरकम करना है। तो फीमेल्स का एकदम सब कुछ 100% सब सही है, सब फीमेल्स वो भी तो नहीं है ना, तो वो उस हिसाब से हम वो एंगल से। अदरवाइज जहां पे लेवल फील्ड आप दीजिएगा, जहां भी अपॉर्चुनिटी समान मिलेगा, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। अपॉर्चुनिटी समान, सरकारी स्कीम्स और सरकार में जो योजनाओं में बदलाव आया उसका प्रभाव तो यह है कि हवाई जहाज उड़ा रही हैं, युद्धक विमान उड़ा रही हैं और मोर्चे पर लड़ रही हैं। मोर्चे पर सिर्फ सप्लाई नहीं कर रही हैं सामान, वो मोर्चे पर लड़ भी रही हैं। ये बदलाव तो आया है वही। हाँ, और बदलाव ये आया कि मिलिट्री में अब यह तय करना पड़ा भाया सुप्रीम कोर्ट की आपको उतने ही प्रमोशन मिलेंगे जितने की मेल को मिलते हैं, सारी सुविधाएं आपको जो पहले नहीं ये था। चीजें ये बदलाव आई हैं। लेकिन इस बदलाव के बावजूद आप जो कह रही हैं कि मानसिकता में बदलाव जो है वो जब तक नहीं होता है तब तक ये गैर बराबरी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो गैर बराबरी दूर नहीं होगी। ये मानसिकता में बदलाव कैसे आएगा? कुछ हमारे बिहेवियर से, कुछ उनके बिहेवियर में परिवर्तन से, चीजों को समझने से, समझाने से। ममता जी, जो आयोग में केसेस आप देख रही हैं उसमें किस तरह के केसेस मैक्सिमम है? किस तरह? देखिए, मैक्सिमम केसेस घरेलू हिंसा के। अच्छा, घरेलू हिंसा के अभी कई सारे रेप की घटनाएं हैं, या भारत के बॉर्डर लाइन पर आप देखेंगे अन्य देशों से घुसपैठी के बाद जो उनका शोषण हुआ है, और जो महिलाओं को अब ये कहा जाए कि या तो उनके दया का जो भाव होता है उसको वो ये करके उनके साथ बेचारी महिला, वैचारिक संबंध बना करके बेचारी महिला, बेचारी वाली अभी आप देखेंगे ऐसी महिलाएं जो हनी ट्रैप मतलब आर्थिक रूप से सबल नहीं है, शैक्षणिक रूप से सबल नहीं है, और वो अपनी महिलाओं के जो एक गुण होता है दया भाव का, उससे वो प्रभावित हो जाती हैं, और धीरे धीरे उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन का ये हुआ है वो एक बड़ी समस्या है। और मैं कहना चाहूंगी कि आज जो महिलाओं की स्थिति है ये हमारे पीछे वाली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम है, और आज जो हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं ये आने वाले कल का सुंदर, जिसकी कल्पना हम सब बैठ के यहाँ कर रहे हैं सभी, कि समानता का हो। और इसके लिए आयोग बराबर ये चिंतन करती है कि वो कैसे समानता के दर्जे पर अपनी, तो उसको भी, महिलाओं को भी अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी उनके अंदर जो क्षमता है उसको हम लालन पालन के समय में अगर हम देखें, बेटा बोल देना सिर्फ बेटा नहीं होता है, लेकिन बेटे का दर्जा, जैसे एक बच्ची अगर चाहती है कि हम अभी जाएंगे घूमने के लिए, तो घर के गार्जियन बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे जाके? भाई को साथ में ले लो। हाँ, भाई को साथ में ले लो, या तुम्हारे साथ कौन जा रहे हैं, या तुम्हारे साथ कौन जा रहे हैं। जब तक वो उनको ये बोलना ही उनको भय पैदा करना है, जब तक उनके खुले पंख को उड़ान भरने के लिए समाज में लोग नहीं होंगे, तब तक वो उड़ान संविधान से सिर्फ नहीं हो सकता है, बात सही समाज है, को आगे आना होगा। नसरीन जी, सरकारी स्कीम की रिच कितनी है और कितनी होनी चाहिए थी? यह मान्यता थी कि झारखंड में 65% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी, लेकिन लगा नहीं। मुखिया पति हो गए, एमपी जो कहलाने लगे। एमपी दूसरा कोई होता है लेकिन वो एमपी कहलाने लगे। तो चीजों में बदलाव, और आप जहां काम कर रही हैं संथाल परगना के जिन क्षेत्रों में या झारखंड के जिन इलाकों में, वहां किस तरह का बदलाव नोट करती हैं आप, और क्या लगता है कि चीजों को ठीक करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए?
जहाँ तक सरकारी स्कीम की बात हम करें तो सबसे पहले स्कूल को लेते हैं। स्कूल में जैसे आपने पहले भी कहा कि लड़कियों को साइकिल मिला है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनको यूनिफॉर्म मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं, मिड डे मील मिल रहा है। तो ये सारे स्कीम जो है, या कहेंगे कि ये सारी योजनाएं लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो आई हैं, ये बहुत कारगर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रॉप आउट भी है एक तरफ। दूसरी बात है कि अभी जो यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, ड्रॉप आउट क्यों है? ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण है ड्रॉप आउट, बिल्कुल, या घर के लोगों को लगता है कि शरीर विकास कर रहा है इसलिए इसको छोड़ा देना चाहिए, ये कारण है? क्या है? तो सबसे बड़ा तो यही है कि जहाँ लड़कियां बड़ी होती हैं, जहाँ उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, तो एक लोगों के मन में एक डर वही से पैदा होती है कि लड़की है, अब इसकी शादी करनी है, अब इसको स्कूल भेजना बंद करो। तो घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल या सारा काम वहीं से उसका शुरू होता है और शादी होती है। अभी हम NFHS 5 का भी जो डेटा देख रहे हैं कि इस बार भी झारखंड में 32% जो चाइल्ड मैरिज का रेट है, तो हम अभी भी कहीं ना कहीं उस पायदान में ही है कि जहां पे हमारे राज्य की लड़कियों की शादी कम उम्र में ही ज्यादा हो रही है। तो ड्रॉप आउट होने का एक कारण तो वो है। दूसरा कारण ये भी है कि क्यों शादी कम उम्र में कर देने और स्कूल से छुड़ा देने में गार्जियंस का क्या है? हाँ, इसमें दो और बातें हैं कि अगर एक तो स्कूल से छोड़ना, हम मेंस्ट्रुएशन वाली बात जो कह रहे थे, स्कूल में भी वो सारी सुविधाएं होनी बहुत जरूरी है कि हाँ सही से वहाँ पे शौचालय हो, पानी हो, ताकि लड़कियां वहाँ पे पढ़ाई कर सके बेझिझक अपनी बातों की। सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, दावे तो सारी सुविधाएं जितनी होनी चाहिए वो अभी पूरी नहीं है। हमें लगता है कि और भी सुविधाएं होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो वो है। दूसरी बात है कि जहाँ लड़कियां बड़ी हो रही हैं तो उन्हें एक पोषण की भी ज्यादा जरूरत होती है। वो पोषण के बारे में हमें सोचना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन एक सोच जो है, एक सामाजिक जो सोच है, या कहेंगे कि हमेशा से यही आया है कि लड़कियां बड़ी हुई हम शादी के बारे ही सोचे। हम कभी भी ये सोचने के बारे नहीं सोचते हैं कि लड़कियों की जो शादी में हम खर्च कर रहे हैं वो पढ़ाई में भी खर्च करें। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि हम उनकी सोच को बदलें। हम उसको अगर पढ़ाई का ऑप्शन देते हैं तो शायद वो कमा करके भी शादी और अच्छे से, बेहतर से तरीके से हो सकती है। एक तो ये बातें हैं। दूसरी बात है कि हम थोड़ा यहाँ पे मयूरी मैडम भी जैसे कह रही थी कि नर्सेस जो है वो 90% लड़कियां हैं, तो हमारी सोच भी वहाँ पे आकर के रुक जाती है कि लड़कियों को नर्सेस का तो था ही, अब मेल नर्स की बात हुई है। हाँ, लेकिन तो नर्सेस सिर्फ फीमेल का, हाँ, लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? नहीं, जहाँ से ये आया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी मेल नर्स का आया है कि अब हॉस्पिटल्स में मेल नर्स होंगे। मेल नर्स की ट्रेनिंग भी बहुत नहीं हो रही है। हाँ, बहुत नहीं ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग में भी फीमेल नर्स ही है। हाँ, बिल्कुल। मेल कहीं बाहर से करके आ रहे हैं मेल नर्स का, और उनकी नौकरी भी बहुत मुश्किल है। नहीं, आजकल हो रहा है, मेल नर्सेस भी आ रहे हैं। उन लोग भी, लेकिन वो जो भावना जो ये बोल रही है ना, वो भावना इसी हिसाब से वो, लेकिन फीमेल्स थोड़ा जो दया अभी जो मैडम बोली, थोड़ा दया, थोड़ा सेवा भाव, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा अच्छा से सेवा करेंगी। मेल्स उतना नहीं कर पाएंगे, यही भावना से शुरू हुआ था। लेकिन आजकल मेल्स भी आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी अच्छा है, नर्सेस का भी प्रमोशंस अच्छे हैं, सैलरी ठीक हो रहा है। तो उन लोग नर्सेस की, मुझे याद है कि पहले बर्मी नर्सेस बड़ी संख्या में आती थी और बहुत उनकी पूछ होती थी, इसलिए कि बहुत ज्यादा सेवा भाव उनमें होता था। साउथ से भी बहुत। उसके बाद में केरला से शुरू हुआ, केरला से बड़ी संख्या में आने लगी, और फिर धीरे धीरे अपने यहाँ के लोग, अपने यहाँ की महिलाएं जाने लगी नर्सिंग में। सेवा भाव घटता गया। ये ताजुब की बात है कि सेवा भाव घटता गया। अब वो चीज आप खोजिएगा तो रेयर किसी में मिलता है। एक तो पढ़ाई, जिस ढंग की पढ़ाई होती है उसमें डिग्री देने का है कि हम नर्सिंग की डिग्री दे दिया, अब नौकरी खोज ले तुम अपना। नहीं, अभी भी पुरुषों से ज्यादा दयालु और कर्मनिष्ठा हो सकता है, महिलाएं करती है। आप अगर तुलना करेंगे, उन लोग ना करती है, नहीं तो नहीं चलता। लेकिन उसको घर में यही सोच से जोड़ा जाता है कि ये काम जो है वो लड़कियों के लिए है। 2-3 चीजों में आप देखेंगे ना, आप अगर पढ़ाई कर रही हो तो टीचर बन जाओ, पढ़ाई कर रही हो तो बैंक की नौकरी कर लो, पढ़ाई कर रही हो तो नर्स बन जाओ, क्योंकि यही बताया जाता है। और सारे क्षेत्र में लड़कियां जा रही हैं, शुरुआत तो हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए वो अभी भी
कम है। तो हमें लगता है कि हर जगह पे, हर घर में ये बात होना जरूरी है कि हर क्षेत्र में, हर जगह पे लड़का और लड़की बराबरी से आगे बढ़े। आप जहाँ काम कर रही हैं उस ग्रुप्स में जो लड़कियां आती हैं, उन लड़कियों में कितनी लड़कियां पंचायती राज व्यवस्था में गई या कितनी लड़कियां जॉब में गई और उनकी दुनिया बदली, उनके परिवार की दुनिया बदली? कुछ ध्यान में है? एक तो हम ऐसे आंकड़े बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है हमारे पास में, लेकिन बदलाव जो आया है जिसमें हमारे साथ में जितनी लड़कियां, क्या हमारे साथ जो वॉलंटियर्स भी थी वो पंचायती राज में गई हैं, मुखिया बनी है। लड़कियां पढ़ाई करने के लिए संथाल के ऐसे गुड्डा और जामताड़ा वाले क्षेत्र से निकल करके, खुद से वो घर से निकल करके और रेंट में रह करके पढ़ाई कर रही हैं। कुछ लड़कियां वहां से निकल करके जॉब के लिए बाहर भी गई हैं। तो ये है कि हाँ, जब उनके सशक्त होने की बात कहते हैं तो बहुत सारी चीजों से जुड़ी होती है। उनकी मोबिलिटी की बात होती है, उनके अकेले रहने की बात होती है, उनके अकेले अपने आप को जीने की बात है। समझ में आया कभी भी कि बंगलोर में हमारी लड़की सुरक्षित है, झारखंड में अकेले पढ़ना चाहे तो वो अकेले सुरक्षित नहीं है, ये क्या है? ये तो है ना, ये एक बोलेंगे, ये जो दायरा है ना, इन्हें हमको और भी सुरक्षित बनाने की जरूरत है। क्योंकि हम जब भी कहते हैं कि लड़की सुरक्षित है तो सिर्फ लड़की को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन उसके आसपास का जो एनाबलिंग एनवायरनमेंट है ना, उसको हमको और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। तो ये हमें सोचना होगा। मीनाक्षी जी, जो जीविका मिशन है, उस मिशन में जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ स्वरोजगार, आत्मस्वाभिमान से आप जोड़ती हैं कि या बाकी सारी चीजें भी सिखाती हैं? उनका सामाजिक दायित्व क्या है, उनको बराबरी के लिए कैसे चीजों को करना चाहिए, और समाज में जब वो निकलती हैं तो उस बराबरी से कितनी टकराहट की गुंजाइश बनती है, कितना टकराती हैं वो? सर, आपने सही कहा, क्योंकि हमारे आजीविका में स्किल डेवलपमेंट का भी पार्ट है और जो लड़कियां हैं वो इसमें से जुड़ करके और नए नए स्किल्स को सीख रही हैं और नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल रही है और वो उस लेवल पे बाहर जा रही हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां जो कि अगर काम सीख करके बाहर में 15,000 20,000 की नौकरी पाती हैं तो इनके लिए काफी सम्मान की बात होती है, बहुत आत्मविश्वास और गर्व की बात होती है, बल्कि वो उनके लिए आइडियल हो जाते हैं। जो गाँव में और लोग बैठे हैं उनको एक टॉर्च बेरर के रूप में लोग देखते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो आजीविका मिशन के माध्यम से सर ये सब हो रहा है और ये उनके जो लड़कियां इससे जुड़ के आ रही हैं वो क्षेत्र एक नहीं है सर, काफी वेरिएशंस में है। क्योंकि कोई अगर एंटरप्रेन्योर्स के रूप में खुद जा रही है या एंटरप्राइज खोल रही है या कहीं किसी, जैसे मैम ने कहा कि हॉस्पिटल में है, तो लोग उसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब सर चूंकि स्किल एक हमारा डोमेन है जिसके माध्यम से ये सारी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं और साथ में उनको सामाजिक दायित्व और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बाहर में उनका परिवेश कैसा हो, किस तरीके से उन्हें रहना है, कैसे उनको सेल्फ सिक्योरिटी लेनी है, इन सब के बारे में भी उनको पूरी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, उनका क्षमता वर्धन किया जाता है ताकि गांव से निकल के शहर का सफर और शहर से फिर एकदम अनजान लोगों के बीच में उनको रहना, उनके लिए एक खुद की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, उनका आत्मविश्वास, इन सबको लेकर के भी काफी काम किया जाता है। अभी सर आपने नसरीन से पूछा कि गांव में, झारखंड में नहीं पढ़ती महिलाएं और बैंगलोर में सुरक्षित महसूस करती हैं। इन्होंने भी कहा कि दायरा बहुत महत्वपूर्ण है और इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो सर आप देखेंगे कि हर जिनके बच्चे बैंगलोर में पढ़ रहे हैं वो माँ बाप बड़े निश्चिंत होते हैं क्योंकि वहां पे इसी तरह का एनवायरनमेंट है, लोग काम करते हैं, आराम से सेफ्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, हर चीज के लिए वो इजी एक्सेस में है। तो वो चीजें शायद हमारे झारखंड के परिवेश में कहीं ना कहीं कमी है और उसमें सुधारने की भी जरूरत है। तो शायद वो भरोसा वहां लोगों को देखते हुए बढ़ता चला गया। झारखंड में भी तो उसी विभत्सा से हत्या होने लगी है। कई सारे केसेज आए जो महानगरों के केसेज आ रहे हैं, वो भी रिमोट्स में, बिल्कुल सर, बड़े शहरों में नहीं। सर इसमें मेरा जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सोशल मीडिया ने जितना हमें अपग्रेड किया है, जितनी टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ा है, उतना ही हमारे माइंड को डाइवर्ट भी किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी इस डाइवर्शन में भी है और उनके माइंडसेट में जो इस तरह का
क्रूरता और इस तरह के जो क्राइम्स डेवलप हो रहे हैं उसका एक सोर्स सोशल मीडिया है, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से चीजें और बढ़ी हैं और ये सब हमें जो न्यूज में, अखबारों में, समाचार में हम रेगुलर देख पा रहे हैं। जी, ये दुनिया जो बदली है, इस दुनिया में टकराहट के बाद ही चीजें बदलती हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना भाई, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सत्ता है, भांति भांति के विकास दिए, जो ज्ञान दिए हैं उसका भी प्रभाव है। हम सिर्फ इसको दोष देकर के अपने को मुक्त नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बदली है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव आया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव यह है कि हम घर में साथ रहते हुए अलग अलग हैं। पति अपने मोबाइल में है, पत्नी अपनी मोबाइल में है, बेटा अपनी मोबाइल में है, बेटी अपनी मोबाइल में है, सब अपनी मोबाइल की दुनिया में है। बात करने की फुर्सत नहीं, साथ में खाना खाने की फुर्सत नहीं है, साथ में गप करने की फुर्सत नहीं है। एक दूसरे को केयर लेते हैं तब जबकि कुछ नुकसान हो जाता है, तब पता चलता है कि अरे, तब साइकोलॉजिस्ट क्या। और इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज मैं लगातार फील कर रहा हूं, डाइवोर्स बड़ी संख्या में बढ़े हैं। इतनी तेजी से तलाक होने लगे हैं, और उस तरह के घरों में जहां की आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता। यह टकराहट हो सकती है, 7 साल लिविंग इन रिलेशन में रहे और 6 महीने शादी के नहीं हुए और वो नहीं रहेंगे, अब साथ नहीं रह सकते हैं। एक तो महिला के स्वावलंबी होने के कारण वो चाह रही है कि आप हमको समानता का दर्जा दीजिए, तो ये टकराहट की गुंजाइश है। इसमें समाज टूटने का भी खतरा बन रहा है कि समाज टूटेगा। समाज टूटेगा तो भावी पीढ़ी जो है, जो बच्चे होंगे, उनका क्या होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समाज नहीं टूटेगा। बात है ना बैलेंस, सब कुछ में एक बैलेंस चाहिए। कुछ भी आप अतिरिक्त कर लीजिएगा ना तो फिर प्रॉब्लम है। आप अच्छा चीज भी अतिरिक्त खा लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम है। बनाने का कोई गोली थोड़े आता है, वो अपने फैमिली में नहीं, फैमिली में अपना अपना रूल बनाना है। वो कैजुअली बचपन से उसको उस हिसाब से वो एनवायरनमेंट करना है। बैलेंस खाली हम मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम छोटा सा एक अगर बोल सकते हैं, मेरा बेटा का ही एक जस्ट इंसिडेंस बोल रहे हैं। कंप्यूटर गेमिंग बहुत करता था, तो हम दोपहर में, वो स्कूल से आता था, मेरे बेडरूम में कंप्यूटर था, काफी पहले की बात है, तब कंप्यूटर नया नया आया है। खेलता था वो, तो हम दरवाजा बंद करके चले जाते, तो हम होमवर्क करो, मेरे प्रेजेंस में जो भी करना है गेम खेलोगे। तो एक दिन क्या हुआ, बालकनी वाला दरवाजा खुला था, तो वहां से आके वो खेल वेल लिया। फिर खुद आके हमको बोल रहा है, मॉम आपने वो दरवाजा खोल के गया था, मतलब भूल गई बंद करने। तो हम बोले तुम खेले, तुम तो अपने को रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे। तो बोले नहीं, कंप्यूटर आप जब नहीं रहती है, कंप्यूटर हमको बुलाता है, आओ आओ आओ। जस्ट छोटा सा चीज हम बोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो वही पता होना चाहिए, पेरेंट्स के सामने होना चाहिए, जो भी है ठीक है खेलो 1 घंटा। हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, दिन भर में टीवी कितना देखोगे, 1 घंटा डिसाइड कर लो कौन सा देखोगे। मोबाइल 1 घंटा, गेम खेलोगे, जो करोगे, बिकॉज आंख में भी बहुत स्ट्रेन होता है। पहले हम लोग मना करते थे टीवी, आजकल बोलते टीवी इज बेटर देन मोबाइल फोन, बिकॉज आप नजदीक का वर्क कर रहे हैं इतना देर, और जो वो कॉन्सेंट्रेट, छोटा बच्चा नहीं संभल रहा है, रोता है, तो मोबाइल थमा देते हैं। एग्जैक्टली ये चीज पेरेंट्स को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल होगा। ये जो टकराहट की बात आ रही है, ये एक बदलाव, जो बदलाव महिलाओं के लिए, चाहे शिक्षा से, चाहे उसके कैपेबिलिटी से, चाहे उसके सर्विस में आने से, जो एक बराबरी का दर्जा वो मांग रही है, इसका टकराहट है। और इसके चलते भी जो आप देखेंगे कि जो डाइवर्स की बात आप किए थे कि उसकी संख्या बढ़ रही है, समाज टूट रहा है, कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को लैप्स होने की बात सोच सकते हैं आप। लेकिन इन सब में स्वीकार करना होगा समाज को कि महिलाएं बराबर है, लड़कियां बराबर है, बेटा बेटी बराबर है, और वो ये पुरुष प्रधान समाज में बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके चलते ये परिणाम आता है, और इस परिणाम को रोकने के लिए समाज में एक वातावरण कायम करना होगा, एक वातावरण सुंदर बनाना होगा। उस वातावरण में उनकी परवरिश से ही डालना होगा कि आप बराबर हो, उनको भी बराबर की भागीदारी में। ऐसा नहीं हो कि संबंध, शादी संबंध हुआ, अब लड़की पढ़ लिख ली है, सब कुछ कर लिया, वो भी जॉब में जा रही है, आप भी जॉब में जा रहे, लेकिन महिलाओं को खाना बना के जाना है, बच्चे को भेज के जाना है, चाहे तुम्हारा टाइम हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो इस वातावरण में टकराहट होता है। अब देखिए, पढ़ी लिखी लड़कियों को भी दहेज के आग में झोंकना पड़ता है, उसको भी कहीं ना कहीं, अगर वो अभी आप जितना केसेस देखेंगे उसमें हम आयोग में भी देख रहे हैं कि
महिला हिंसा, उसके पीछे क्या है? एक समाज के दबंग जो आप पुरुष मानसिकता कहेंगे, वो उन पे हावी होकर के घर आंगन में ऐसी कारनामा होता है जो केस बन के सामने उभरता है। जो केस आता है वो तो ठीक है, जितना केस नहीं आता है उसकी संख्या उससे कई गुना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अगर 500 केस डेली आते हैं तो 500 ही केस है। अगर पूरे भारतवर्ष को देखेंगे, आप तो महिला आयोग देख रही हैं, बहुत लंबे समय समाज में काम कर रही हैं, मेरा एक अनुभव उलट है। दहेज जो है सिर्फ पुरुष नहीं मांगता है, सास भी मांगती है, बुआ भी मांगती है, दीदी भी मांगती है कि दहेज यहाँ इतना मिल रहा है इसलिए शादी वहीं होनी चाहिए। यही मानसिकता को आपको बदलना पड़ेगा। ये मानसिकता कौन बदलेगा? ये आप पुरुष वर्ग के द्वारा संचालित महिलाओं को आगे करके दिया हुआ एक टिप्स है, जो आप उसी को आगे कर दो, जिस पर कि कोई मने लांछना लगे तो मैं बाल बच जाऊं। सही नहीं, बिल्कुल सही मैडम जो कही, बिल्कुल सही। तो एक जो सोच है ना कि औरतों को हम आगे कर दें और पीछे हम सारी बातें कहें, एक तो वो है, लेकिन उसका जो एक और दूसरा एक सामाजिक सोच है। हम मर्दों की, पुरुषों की बात करते हैं कि उनके ऊपर भी ये पहले वाले जो डिस्कशन था उसमें आकर के फिर हम इसमें आ रहे हैं कि उन पे कितना प्रेशर है कमाने का। उनको एक कमाने का प्रेशर है। वो हमेशा से यही कहते हैं ना, तुम लड़के हो तुम रोना मत। क्यों वो रोना, क्यों नहीं वो रोए? वो भी उतना ही संवेदनशील है जितना महिला है, जितनी लड़की है उतना है। लेकिन समाज ने इस तरीके का एक सोच बनाकर रखा है, और यही आक्रामक वाला रूप जो है ना, कभी वो लड़ाई होती है, कभी दंगे होते हैं, वो सारा वहीं पर आकर के रुक जाता है। और फिर वो सारी बातें, मुझे लगता है कि जितनी सफाई से आप दोनों और पुरुषों पर चीजें डाल कर निकल रही है उतना साफ है नहीं ये चीज। नहीं डाल नहीं रहे हैं आप बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। आप हमारे दिमाग से क्यों सोचती हैं? भगवान ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप अपने दिमाग से सोच के गलत सही तो फैसला कर सकती हैं ना। बहुत सारे मामले में गलत सही, दहेज के मामले में गलत सही में फैसला क्यों? एक घर में फ्रिज खरीदाएगा, ठीक है, वो डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है? कोई महिला नहीं लेती। यही तो हम कह रहे हैं ना, महिला करती है। क्यों? महिला भी नहीं, फ्रिज खरीदाएगा, महिला से ही शुरू होता है। महिला के साथ भी लगा रहे हैं। नहीं, महिला से ही शुरू होता है। जो महिला है वहीं से फ्रिज की शुरुआत होती है। इसलिए कि खाना खराब हो जाएगा, वो खराब नहीं हो, इसलिए महिला पुरुष को कहती है, जो कमाऊ पुरुष है, कि फ्रिज आना चाहिए। अपने कमाती है तब भी फ्रिज आना चाहिए। लेकिन वो अपने से ले नहीं सकती ना, उसको डिसीजन लेने का पावर ही कहाँ मिला है? सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हो सकता है मैं नसरीन और मैम से थोड़ा भिन्न अपने विचार रख रही हूँ। कहना मेरा ये है कि हम सब ये जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि महिला एक परिवार की धुरी मानी जाती है। हम अकेले हैं तो आप लोग दबा मत दीजिए। नहीं सर, नहीं मैं आप ही के साइड सर, मैं दबाव नहीं दे रही, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। क्योंकि अब कहते हैं महिला परिवार की धुरी होती है। घर का अगर कोई होम मिनिस्ट्री नाम उनको मिला है कि गृह मंत्रालय में अगर घर में कोई चलता है तो महिलाओं का चलता है। हर पुरुष ये मानता है, हर फोरम पे यही कहता है, और सच पूछिए तो ये है भी। महिला अगर घर पे खाना पकाती है और खिलाती है और बाकी सारी चीजों को मैनेज करती है तो उससे अच्छा प्रबंधक तो कोई है भी नहीं। लेकिन मीनाक्षी आपकी बात को रोक रहे, पसंद किसकी होती है? उनको पूरा कर लेंगे। पसंद इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी प्रबंधक होने की वजह से वो सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, और वो सेवा भाव के नहीं तो उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबको ही शामिल है, पर वो अपनी स्वेच्छा और इच्छा के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। जहां तक सर आपने कहा ना दहेज वाली बात है, तो हर सच पूछिए तो मैं अपने भिन्न विचार इसलिए रख रही हूँ कि जब भी कोई प्रस्ताव किसी लड़का लड़की की शादी का घर पे आता है तो सबसे पहले महिलाएं सामने आती हैं, ये अच्छा है, ये खराब है, ये ठीक है, ये नहीं है। सेकेंडरी आता है कि हमको दहेज लेना है नहीं लेना है। पर आज मैं जहां तक अपना दायरा मतलब अपने आप को जहां तक देख रही हूँ, मैंने मैक्सिमम केसेस देखे हैं सर जिसमें अब लड़के खुल के आके कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए। मैक्सिमम शादियां ऐसी हो रही हैं जिसमें पढ़े लिखे लड़के ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को कि हमें दहेज नहीं लेना, और बिना दहेज वाली भी शादियां आजकल हो रही हैं। समाज उस चीजों को बाहर नहीं ला पा रहा है, लेकिन समाज अपने उन चीजों को लेकर आ रहा है जिसमें हम लोग। तो बहुत सारे कारण देखिए, एक बड़ा कारण ये है ना कि आप अपनी हैसियत से कई गुना में शादी करने जाइएगा, राइट, तो उसे कीमत मांगता है, कीमत मांगते हैं। आप बराबरी में शादी करने की बात सोचते नहीं है।
नहीं वो नहीं तो नहीं है। वो बात वो ऐसा नहीं, वो सर, है। ऐसा नहीं, ये तो नया नहीं, हम वो एक नहीं नया क्या हम खैर नहीं सर की आप बात लोग बोलिए, जो हाँ। आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो फिर लेकिन तो एक हो बात गया ना, यहाँ तब पे तो है जो उस बात को हम पूरा कर लेते हैं कि हम किचन मोल में भाव हो गया। घर में उतना ही सत्ता तो महिला को मिली है ना, बिल्कुल बिल्कुल उससे आगे की सत्ता तो उनको नहीं। मिली नहीं है, पावर तो उससे ज्यादा देखिए, मिला नहीं उसको। ये ठीक है कि हम लोग इस डिस्कशन को थोड़ा सा रोकेंगे यहाँ पर, इसलिए कि बहुत सारे कारण है रोकने के। एक तो ये कह देना कि महिला को उससे सत्ता नहीं मिली है, महिला पुरुष को चलाती है, संचालित करती है। पुरुष को कभी नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना कि आप कह रही है फ्रिज खरीदने की बात, सारी जी। खरीदारी संचालित है। आप सारी बिल्कुल खरीदारी नहीं। जितनी खरीदारी होती है हाँ। मैं सारी इसमें- खरीदारी मैं- वो आकर के पूछता है कि ये करना चाहिए नहीं करना। अगर नहीं करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मामलों में खरीद नहीं होती है। जो चीज होना है नहीं बनेगा। घर बनना है कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, कौन। मैं इसमें- तो ये बहुत सारी चीजें मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी। इसको रोकेंगे, थोड़ा डेविएट कर रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं मूल रूप से कि महिलाओं की बराबरी का दर्जा जिस टेक्नोलॉजी के विकास से जिस अनुपात में मिलना चाहिए था वो कैसे मिल सकेगा। एक, क्योंकि हमारे पास समय तो लिमिटेड है ना, एक तो ये है कि स्कूल कॉलेज जो है वहां पर चीजों को हम बताने की कोशिश करें। ये नहीं कि राम स्कूल जा और सीता पानी ला, स्कूल दोनों जाएंगे। ये चीजें बदली हैं, बदली हैं। अब शिक्षा क्रम में भी ये बदलाव आए हैं। अब वो चीज नहीं है, चीजें बदल रही हैं। उस बदलाव को और तेज करने का क्या हम प्रयास करें जिसमें परिवार भी रहे, जी। जिसमें बच्चों का भविष्य भी रहे और सरकारी योजनाओं का रिच, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा वेलफेयर और महिलाओं के स्कीम्स के ही पैसे खर्च नहीं होते हैं। एजी की रिपोर्ट अगर आप देखें, सबसे ज्यादा पैसा वहीं रिटर्न होता है। वो तो भला हो सामाजिक आंदोलनों का, जिसकी वजह से बहुत दुनिया बदली, जिसमें जीविका मिशन भी आया, जिसमें आरटीई भी आया, आरटीआई भी आया, जिसमें महिलाओं के बराबरी के दर्जे के लिए आरक्षण की मांग हुई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में या नगर व्यवस्था में 65% महिलाएं आई। हम लोग ऑफिस में सेल्स में हाँ, तो वो जो आई उनके आने से जो चेंजेस होना राजनीतिक जीवन में भी लोगों ने मांग किया, राजनीतिक जीवन में भी ये मांग चली। नई शिक्षा नीति अभी 2020 जो आई है उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये भी है कि जो जेंडर और समावेशी शिक्षा की बात हुई है, जो सारी स्कूलों में ये को लेकर के बात हो रही है कि हम कैसे बच्चों के साथ एक करिकुलम भी बनाया जा रहा है और उसमें हम लड़के और लड़कियों को कैसे इस करिकुलम के माध्यम से हम बराबरी की बात करेंगे। तो ये शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं जितने एकेडमिक किताबें हैं जब अलग अलग स्कूल्स होंगे ना जी, लड़कों के अलग लड़कियों के अलग, तब एक दूसरे के प्रति बहुत जानकारी नहीं होगी और को एडुकेशन अगर होगा जी और वहां पर चीजों को सिखाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से सीखेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। इसलिए देखिएगा जातीय और धार्मिक स्कूलों में जो बच्चे हैं वो दूसरे के प्रति बहुत प्रेम नहीं रखते हैं, दूसरे धर्म के प्रति, दूसरी जाति के प्रति। ये समावेशी जो ये है शिक्षा है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, एक बड़ा रास्ता हो सकता है। ये बड़ा रास्ता हो सकता है, बिल्कुल ये एक रास्ता हो सकता है। सब साथ पढ़ें, बिल्कुल आपस में लड़े भी, अगर लड़ना है तो लड़ो और वहीं पर निर्णय हो कौन सही है कौन गलत है और फिर आगे साथ बढ़ो। खेल खेल में बच्चे लड़ते हैं, जातीय जो स्कूल्स हैं, धार्मिक जो स्कूल्स हैं उसमें भी लड़ते हैं, उसका फैसला होता है ना भाई, चीजें बदलती हैं। साथ रहेंगे तो लड़का लड़की को समझने का मौका मिलेगा, तब ये चीजें एक दूसरे के प्रति बिल्कुल जो टकराहट की वो थोड़ी गुंजाइश, हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये बड़ी संख्या में ये क्या ना पीएचडी में जलसहिया बोलते हैं ना, हाँ, जलसहिया स्वास्थ्य विभाग में कौन सखी बोलते हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो लड़कियां हैं सहिया। मैं हमको लगता है कि हर गांव में 4-5 महिलाएं गवर्नमेंट से सीधे जुड़ करके काम कर रही हैं। उसके अलावा आंगनबाड़ी में तो बड़ी संख्या में सीडीपीओ नाम है, लेकिन एक भी आप पुरुष पदाधिकारी नहीं खोज पाएगा सीडीपीओ में। A to Z महिला है, जैसे नर्सेज में हुआ करता था। इसलिए कि वो जाएंगे तो चीजें बदलेंगी, लेकिन बदल रही हैं चीजें, धीरे धीरे बदल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के विकास के बाद चीजों को तेजी से बदलना चाहिए था। स्कूल्स कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को जाने के बाद में चीजें बदलनी चाहिए थी, वो बदलाव नहीं हो रहा है। उस बदलाव में हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो एक बड़ा चीज है जो कर सकता है। तो एक मॉडल सर उसमें हम बता सकते हैं कि जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल, जेम्स का एक मूवमेंट स्कूलों में चलाया गया है जिसको ICRW ने ही इनिशिएट किया है और उसमें करिकुलम के माध्यम से बच्चों को बिल्कुल वो शिक्षा दी जा रही है कि कैसे हम
पढ़ाई में साथ में आगे बढ़े, कैसे हिंसा भी होती है तो हम कैसे उस पर आवाज उठाए, कैसे हमारे रोजगार हम बराबरी का ले सके। तो एक पूरा करिकुलम पूरे अलग अलग जूनियर सीनियर क्लास का है जिस पे बात शुरू हुई है। तो हमें लगता है इस तरीके की शिक्षा जो है बच्चों के साथ शुरू हो रही है, तो आने वाले समय में बदलाव होगा। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही कि कोविड का टाइम आया, जितने आगे हम बढ़ पा रहे थे टेक्नोलॉजी को भी देखे तो वो हम बहुत जल्दी बहुत पीछे आ गए। तो ये भी हम सबके लिए रहा ये, और खास करके हमारे उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल में या कहेंगे कि अभी एडोलेसेंट पीरियड में गए और वो कोविड शुरू हो गया, तो उन्होंने अपनी शुरुआत तो वैसे ही शुरू की है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती रहा है। अब हम फोकस करेंगे झारखंड पर, और फोकस करेंगे कि जहां सबसे ज्यादा महिलाएं एनेमिक हैं, जहां सबसे ज्यादा महिलाएं कुपोषित हैं, बच्चियां भी, और सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, इस पर हमारा फोकस होगा। हमारे पास समय की सीमा है, तो ये बताइए कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे पास मोटे अनाज थे, मोटे अनाज गायब हो गए, बिल्कुल अब दूसरे नाम से नया स्कीम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास गांव के बाजार से भी, गांव के दुकान से भी सत्तू गायब हो गया, बड़ुआ गायब हो गया, आटा गायब हो गया, लेकिन कुरकुरे पहुंच गया, इस तरह की बहुत सारी चीज पहुंच गए। तो वहां चीजों को बदलने की कोशिश कैसे करेंगे ताकि एनीमिया दूर हो, कुपोषण दूर हो, और बच्चियों को बाहर नहीं जा करके अपना प्रतिष्ठा भी गंवानी पड़े और जान भी गंवानी पड़े। ये क्या रास्ता हो सकता है? ममता जी, आप ही शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो स्किल देना होगा उसको। महिलाओं को भिन्न भिन्न सेक्टर में प्रशिक्षण देना होगा, और उसको स्वरोजगार, सिर्फ प्रशिक्षण देख के एक सर्टिफिकेट दे दिया नहीं, वहीं से वो अपना जीवन शुरू करे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयोग के माध्यम से मैं कई जेल में गई। अभी मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल गई थी। वहां जितनी भी जेल में महिलाएं हैं वो कुछ न कुछ काम कर रही है, और भिन्न पकौड़ी बना रही है, तो कारपेंटर का काम कर रही है, पेंटिंग का काम कर रही है, संगीत सीख रही है, और उसको वो सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो वो बना रही है उसके वो पैसे भी उसके खाते में आ रहे हैं, जिससे कि वो केस भी लड़ रही है, अपने परिवार को भी संभाल रही है। और जब वो वहां से निकलेगी तो वो रोजगार के साथ निकलेगी। उसकी प्राथमिकता होगी कि वो कहीं भी बैठ करके अपने आप को सबल बना सकती है, और उसको रोजगार देना। इस ढंग से कई सेक्टर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़े बिना ये नहीं हो सकता है। पलायन को रोकना है, और विशेषकर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देश में भी कई जगह, ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है। झारखंड में थोड़ा ज्यादा आपको दिख रहा है क्योंकि आप नजदीक से देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ बंगाल की वही स्थिति है, मैं देख रही हूँ आपका उत्तराखंड की वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ की वही स्थिति है। और इसमें एक मिशन की तहत महिलाओं को, और ऐसी महिलाएं जो अभी हम लोग जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ना, हम लोग उस महिलाओं की चर्चा नहीं कर रहे जो अंतिम पदान पर है। अगर उसकी हालत आज भी देखेंगे तो वो इस अवस्था में नहीं है कि वो अपने पुरुष को जजमेंट दे सके या सभा में बैठ सके और बोल सके। उनको आगे लाने के लिए हम लोगों को स्वरोजगार पढ़ाना होगा, और सभी मिशन, सभी योजनाओं को एक साथ मिला के, जो गांधी का सपना था, जो करघा खत्म हो गया, जो उद्योग खत्म हो गया, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। जी, तो पोषण के लिए लड़कियां एनेमिक है, ये बिल्कुल सही बात है। हम अगर देखें कि घर से ही हम शुरुआत करें कि लड़का और लड़की को हम बराबर का पोषण दें, क्योंकि शुरू से हम घर में भी देखते हैं कि लड़कों को ज्यादा पोषण और लड़कियों को कम पोषण जो है वो अच्छी चीजें हैं, तो लड़कों को ज्यादा मिलेगा, लड़कियों को कम मिलेगा। ये है क्योंकि शरीर विकसित होगा तो फिर वही बात आएगी। के संदर्भ में हमको लगता है कंपैरेटिवली ये कम है, खासकर ट्राइबल समूह जो है या महतो समूह है, दूसरे जो वैसे समूह वहाँ कम है दूसरे स्टेट्स की तुलना में। मुझे लगता है कम है। हाँ, लेकिन अभी जैसे ये डिवीजन जो है कि बेटे को थोड़ा ज्यादा बढ़िया, हाँ बिल्कुल ये बात है, हाँ बिल्कुल ये कम है, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड में लड़कियां एनेमिक भी ज्यादा हैं, ये भी बात है। तो जो आप कह रहे थे ना कि हमारा जो यहाँ पे पुरुष भी एनेमिक है, कमाल ये है कि यहाँ पुरुष भी एनेमिक है। महिलाओं कंपैरेटिवली ज्यादा एनेमिक है, लेकिन पुरुष भी एनेमिक है, पुरुष भी कुपोषित है। बिल्कुल, इसीलिए दोनों से बच्चे जो आ रहे हैं वो भी माल न्यूट्रिटेड होते हैं, वो भी एनेमिक होते हैं। तो
एक तो वो भी है कि पोषण की बात है, और दूसरा है कि जो कम उम्र में शादी होना और उससे बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। कम उम्र वाला तो देखिए, हमको नहीं लगता है कि उसमें चीजें को इतना आसानी से हम लोग डाल करके उसमें खत्म हो जाए। हमको लगता है कि पोषण के लिए जो चीजें चाहिए भोजन में वो नहीं उपलब्ध है पॉवर्टी के कारण। वो चीजें इतनी सारी स्कीम्स चल रही है, उसमें कैसे ऐड करें नेचुरल चीजें। हाँ, वो भी बिल्कुल एक बड़ा चीज जो भी। मीनाक्षी जी 1 मिनट में। सर, मैं कह रही हूँ कि मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता प्रचार कुछ गहन रूप से होना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनकी रीच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो प्रचार प्रसार का माध्यम थोड़ा डिफरेंट हो और लोगों तक वो चीजें पहुंच जाए, कम्युनिकेट हो तरीका वो होना चाहिए। हमारा समय खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम सबसे जरूरी जो है अवेयरनेस और शिक्षा देना। अगर एकदम बेसिक लेवल से स्कूल चले जाए बच्चे, पहले स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े, तो फिर बच्चियां खुद ही समझ जाएंगी कि दाल मेरे लिए अच्छा है कि क्या, उसी में जितना है उसी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब सीखने का मिल जाएगा। शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। शिक्षा होने से धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे बदलाव आएगा। उसी से बदलाव। दुनिया बदल रही है और यह दुनिया बदलेगी भी। आप नहीं बदलने देंगे तो आपको ठेल करके बदलेगी जो बदल रही है। इसलिए दुनिया बदलने में सहयोग करिए ताकि प्रेम और सौहार्द बना रहे। महिलाओं के मुद्दे पर आज हमने बात की। हमारी विशिष्ट और मुख्य अतिथि थी ममता कुमारी, जो महिला आयोग के सदस्य हैं, बाकी यहाँ के साथी हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आपको भी बहुत